सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है उमेश और ये हैं बीकानेर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में एक बड़ी अच्छी बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि नास्तिक किसे कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक में उन्होंने नास्तिकता की परिभाषा में ये बात कही कि जो सर्वज्ञ नारायण इह लोक के साथ साथ भगवान जिन्हें कि सर्वज्ञ नारायण कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है, उसके उस परलोक पे, उसके उस वैकुंठ धाम पे, उसके उस स्वर्ग लोक पे संशय करता है। जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, जो शास्त्रों की बातों को समझने से और उनके समीप बैठने से इनकार करता है, परंपराओं में जिसका विश्वास नहीं है, पूर्वजों की बातों में जो विश्वास नहीं करता और गधे की तरह मेहनत करके ही सब कुछ पाने की कोशिश में लगा रहता है, कई बार वो सिर्फ देखने वाली चीज को ही और सामने दिखने वाली चीज को ही सत्य समझता है। न पुनर्जन्म में विश्वास है, न वेदों में विश्वास है, न शास्त्रों में विश्वास है, न पुराणों में कोई आस्था वाली बात है, उसे नास्तिक कहा जाता है। आइए अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये कुंडली बड़ी अच्छी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये इन्होंने प्रश्न जो पूछे बड़े साधारण और बहुत ही हम लोगों के सन्निकट रहने वाले प्रश्न पूछे। जैसे पूछा है विवाह कैसा रहेगा, नौकरी कैसी है, करियर कैसा है, दाम्पत्य कैसा है, पत्नी कैसी मिलेगी, करियर कैसा रहेगा, आदि आदि, वही जो सामान्य प्रश्न है। पर भगवान, मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि हमारे प्रश्न हमारी मेंटालिटी को दर्शा देते हैं, हमारी मानसिकता जो कहाँ उठती है और कहाँ जाकर के खत्म हो जाती है। तो तात्पर्य ये है, इनकी कुंडली में जरा सोच के देखिए तो लग्न का अधिपति दशम स्थान में बैठा है, दिग्बली 12:30 बजे का जन्म है इनका, और ये दक्षिण दिशा में सूर्य बलवान हो जाते हैं। बुध के साथ चंद्रमा भी यहीं उच्च के बैठे हैं और दशम स्थान के अधिपति 12वें हैं। चंद्रमा और शुक्र का परस्पर दो शुभ ग्रहों का परिवर्तन योग जो व्यक्ति को सचमुच में और हृदय से बहुत ही श्रेष्ठ मानसिकता का बना देगा और व्यक्ति कार्मिक होता है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इनकी कुंडली में लग्न की मतलब ये जो प्रवृत्ति है, आपकी कुंडली का जो लग्न है वो दशम स्थान में अगर बैठे हों, आपकी भी कुंडली में अगर लग्नेश दशम स्थान में बैठे हों तो ये व्यक्ति को प्रवृत्ति मूलक बनाने वाले होते हैं। मतलब ये है कहने का कि वो व्यक्ति सांसारिक होता है। और उससे भी पहले इनकी कुंडली में इनका जन्म दशम स्थान के बैठे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और उनका बल और भी तब बढ़ जाता है जब वो उत्तरायण में जन्मे हों। जैसे इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है जून में। जरा सोच के देखिए कि कैसी स्थिति रही है और बहुत ही प्रचंड रही है। सिंह लग्न की कुंडली बनी, लग्नेश दशम स्थान में दिग्बली, बुध के साथ बुद्धिमानी का योग बनाया, चंद्रमा को यहीं बिठा लिया, 12वें भाव से परिवर्तन करके विदेशी संपत्ति और बाहरी धन, विदेशी कंपनी आदि आदि से जोड़ करके व्यक्ति का संबंध विकसित होता है। जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को। अब ये जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि का जन्म है, ये काम करने आदि आदि अन्य चीजों के मामले में तो बहुत अच्छा है, पर ये धनागमन के मामले में कई बार कमजोरी देने लगता है और कई बार धन बचाने में दिक्कत भी होती है। विदेशी कंपनी से जोड़ करके अगर इसे देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे महान योग हो जाएगा, जो आपको प्राइवेट सेक्टर से जोड़ करके बहुत ही ज्यादा धनागमन के नए रास्ते बनाता है। विदेशों से जोड़ करके समाज का उच्चतम प्रतिष्ठित व्यक्ति आपकी पहचान का हो और उसके सहयोग से आपका कोई भी काम बन जाए तो आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा का बैठना व्यक्ति को राजनीतिक पदों का अभिलाषी और राजनीतिक लाभ का प्रभाव जीवन भर देखा जाता है। अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है तो व्यक्ति के दिमाग में राजनीति चलती रहती है या वो कई बार खुद से ही लड़ता हुआ देखा जाता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी दिन मंगलवार के जन्मे होने से वरीयान योग में जन्म होगा तो व्यक्ति कम से कम सुव्यवस्थित अपने आप को करने के लिए हमेशा ही उसकी मेहनत सफल हो जाती है। कृतिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, धृति योग, शकुनीकरण, पीठ पीछे किसी की शिकायत न करे, कोई चालबाजी न करे, दुविधा में न रहे, भ्रम न पाले और हमेशा ही स्थितियों को स्पष्ट करते हुए चलें।
वैश्य वर्ण और राक्षस गण के हैं आप। इस वजह से एक बात और भी जो यहाँ पे अद्भुत होगी कि व्यक्ति कम से कम आप जब देखें तो राशि वृषभ है, तो राशि वृषभ है और इस राशि पे अभी ऐसे कोई खराब समय की स्थिति नहीं बन रही है। राशि के अधिपति के साथ शुक्र के परिवर्तन और चंद्रमा के परिवर्तन से ये योग बनेगा जो व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा का धनी भी बनाएगा। एकादशवें भाव के केतु जहां के अधिपति दशम स्थान में बैठे हैं, अगर आपकी भी कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं तो निस्संदेह ये आपको अच्छी बुद्धि के साथ साथ सुदृढ़ मानसिकता, तार्किक, बुद्धिमान, लेखन प्रिय और कार्मिक क्षेत्रों का महारत हासिल करने वाला बना देंगे। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में ये महाभाग्यशाली तो नहीं पर महाधनी योग अवश्य ही बना देगा जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य पथ से कभी भी च्युत नहीं करता है। इसके बाद इनकी कुंडली में 12वें भाव में गुरु, मंगल और शुक्र बैठे हैं। इनकी स्थिति स्पष्ट करें तो वहां पे गुरु जो है वो 16 डिग्री के अवस्थागत बढ़िया है, मंगल जो है वो 15 डिग्री के हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और शुक्र वहाँ 11 डिग्री के हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। पर इन सभी ग्रहों में से अगर आप देखेंगे तो मंगल का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा जिनका नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि मंगल जहां नीच के होते हैं उसका अधिपति चंद्रमा केंद्र में है और उच्च का है। इस वजह से मंगल का 2 अच्छे तरीके से नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग 4 से 5 तरीके से होता है, तो ये बहुत ही अच्छा वाला तो नहीं पर इसे मैं एक अच्छा वाला नीच भंग कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे जो इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट है, मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति केंद्र में बैठा तो ये साधारण नीच भंग हुआ, पर उच्च का हो गया तो ये अच्छा, उससे साधारण से बेहतर वाला नीच भंग हो गया, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अद्भुत और अदम्य होती है। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कई बार होता है, वो पक्ष के बल के कमज़ोर होने के कारण होता है, पर वैसे वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। उसकी मन स्थिति ठीक है, चंचल जरूर है, धनागमन के स्रोत हो सकता है कि कई बार प्राइवेट सेक्टर से आते हों, पर वैसे इस कुंडली में मैं कोई खराब योग अभी तक नहीं देख रहा हूं। दशम स्थान के लिए सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा करेक्ट बनाते हैं। करेक्ट मतलब सही। इस कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा बलवान ग्रहों में से एक होंगे। दशम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को ऐसा होता है कई बार कि आपको भले पद न मिले, दशम स्थान के चंद्रमा और वो भी उच्च के, कई बार ये आपको भले पद ना दे पर प्रतिष्ठा बड़ी होती है, समाज में उसकी मजबूती होती है, और वो व्यक्ति कई बार जो कह दे समाज के लोगों को उसकी बात माननी ही होती है। इस वजह से नहीं कि वो अपने नीचे बैठे लोगों को दबा करके या डरा करके रखना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो समाज का यथेष्ट और अधिकारी पुरुष होता है। वो निश्चित रूप से समाज का अग्रगण्य होता है और आगे आगे चल करके समाज के और समाज को लिए उपयोगी और समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। वो मंडल में काम करता है, मतलब एक ऐसी समिति जो समाज के लिए सोचती है, जिसे पद से ज़्यादा प्रतिष्ठा की भूख होती है। दशम स्थान के चंद्रमा ऐसे ही योगों के कारण बने जाते हैं। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में, यहाँ मैं गुरु, मंगल और शुक्र पे था। गुरु अच्छे हैं, मंगल भी ठीक है जिनका नीचभंग मैंने बताया, और शुक्र 12वें भाव में बलवान हो ही जाते हैं। 12वें भाव में शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं जो परिवर्तन योग बना रहे हैं, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह के रूप में नहीं जाने जाते हैं। शुक्र सिंह लग्न की कुंडली के लिए तीसरे और दशम भाव के अधिपति होते हैं। वो दशम भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति होकर के जब 12 में बैठेंगे, और एक तरीके से अगर दशम स्थान का अधिपति कम से कम 12वें भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन योग बनाएगा तो निस्संदेह इसे अच्छा ही कहा जाएगा। परंतु अगर जन्म कुंडली में गुरु के साथ 12वें भाव में मंगल बैठे हैं तो उसके यथेष्ट जो पराक्रम है, या जो उसका जो होते हैं ना, जैसे कि उसकी मेहनत है, वो देर से सफलता दे सकती है या देर से परिणाम देती है। ऐसा कई बार होते देखा जाता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करे और बाद में जाकर के उसके जीवन का उत्तरार्ध उसे बहुत ज़्यादा सफल बना देता है। आप अगर इनकी कुंडली में दशमांश देखेंगे तो लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु और गुरु के संग है। छोटी मोटी मानसिक कमजोरी, छोटी बड़ी जो मिलने की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं, पर निश्चित रूप से दशमांश कुंडली में लग्नेश का पंचम भाव में बैठना ही व्यक्ति को यशोवान और कीर्तिमान स्थापित करने वाला बनाएगा।
यहाँ पे शनि का प्रभाव दशम स्थान में बहुत अच्छा और श्रेष्ठ कहूंगा। यहाँ पे बुध की कमजोरी होगी, जिसके कारण कई बार व्यक्ति के काम छूटते भिड़ते रहेंगे। लग्न में चंद्रमा कई बार और बुध ये केंद्र में जो बैठे हैं दोनों ग्रह, इससे कई बार वणिक वर्ग का बनाएंगे, मतलब व्यापारिक सोच वाला और अपने लाभ और हानि को लेकर के मजबूत होने वाला होता है। मतलब उसकी गतिविधि हमेशा इस बात पे नियंत्रित होती है और निर्भर होती है कि मुझे कितना लाभ मिलने वाला है और मुझे इस काम को करने के बाद क्या मिलने वाला है। मतलब वो प्रत्येक इनपुट देने के बाद इस बात पे भी उसके विचार लड़ेंगे जाकर के कि मुझे इस काम के इनपुट के बाद आउटपुट के रूप में क्या मिलने वाला है। और निश्चित रूप से उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी बिलो नहीं है, बिलो द बेल्ट नहीं है, बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल अगर आप इनकी दशमांश कुंडली को देखें और उससे पहले नवमांश देखें तो यहाँ दशम स्थान में सूर्य बहुत अच्छे, और यहाँ भी दशम स्थान में सूर्य व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत और लग्नेश की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए काफी होंगे, जिसके कारण व्यक्ति की सामाजिक छवि कभी भी खराब और धूमिल नहीं होगी। उसकी पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसका यश, उसका गौरव, उसका सम्मान, उसकी सामाजिकता, लोगों से प्रेम, समाज के छोटे वर्गों का लाभ, पिता का स्नेह, पिता का सुख, माता का स्नेह, माता का सुख, और एक जो मोरालिटी होती है वो निश्चित रूप से जातक को हमेशा ही श्रेष्ठ पदों पर विभूषित करने के लिए काफी होंगी। अगर आप अपने करियर को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो लग्न के अधिपति को समझिए, वो मंगल मित्र की राशि में मित्र के संग और गुरु राहु के संग बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी सकारात्मक पक्ष मेहनत करने के बाद जो परिणाम मिलना होता है उसमें सकारात्मकता थोड़ी कम हो सकती है। दशम भाव के अधिपति शनि है, दशम भाव में अपनी ही राशि में बुध से दृष्ट है जो इस कुंडली का पराक्रमेश है, और चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जाकर के लग्न में विराज रहे हैं। ये स्थिति ही इस कुंडली को बहुत ही ज्यादा बलवान और श्रेष्ठ बना सकती है। कर्म में भाग्य का सुख मिलता रहेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद इस कुंडली में निश्चित रूप से है। दशाओं पे चर्चा करते हैं। 2026 तक अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा है। बहुत ज्यादा अगर परेशानी होगी तो एक लाजवर्त अवश्य ही धारण कर लीजिएगा शनिवार को सुबह 7 बजे। और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे मैं चंद्रमा के और एक एक ग्रहों को समझा देता हूं। सूर्य नक्षत्र में 26 डिग्री के मृगशिरा बैठे हैं, बलवान है। मंगल आपकी कुंडली में अगर 12 में नहीं होते तो ये और भी अच्छी बात होती। सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल और गुरु के साथ सूर्य सबसे अच्छे ग्रहों के रूप में शामिल होते हैं। वहीं सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनि प्रबल मारक के रूप में जाने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के अधिपति होने के बावजूद और अष्टमेश होने के बावजूद अच्छे परिणाम करता बनेंगे। इस कुंडली के लिए पापी भाव के रूप में बुध और शुक्र की 2 राशियां बनती हैं। शुक्र जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से स्वतंत्र होकर के पंचम एकादशवें भाव के साथ साथ जन्म कुंडली में दशम स्थान का परिणाम करेंगे। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। इस वजह से कभी भी व्यक्ति ऋण में तो कम से कम नहीं रहेगा और परेशान नहीं रहेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा के पहले आपको सूर्य की बता दूं दशा, तो सूर्य आपकी कुंडली में हमेशा ही दाम्पत्य के लिए भी, लग्न कुंडली के लिए भी और कुंडली में 25% के परिणाम के साथ करियर के लिए भी निश्चित रूप से थोड़े बहुत मनमुटाव के बाद आपकी कुंडली में मेहनत करने के बाद परिणाम अवश्य ही देंगे। क्लियर है? अब बात चंद्रमा पे आती है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के 9 डिग्री में कृतिका नक्षत्र, यह सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपकी कुंडली के लग्नेश होकर के वहीं दशम स्थान में बैठे हैं। इस आधार पर चंद्रमा का प्रभाव मैंने पहले भी बताया है, पर फिर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर वो किसी भी पापग्रह के प्रभाव में नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से सूर्य के आगोश में होने के कारण अस्तगत स्थिति में होंगे और 18 डिग्री की अवस्था में ये मैं समझता हूं अस्त पूर्णतया नहीं होंगे, पर हाँ दोष अमावस्या का लगेगा, क्योंकि चतुर्दशी के हैं तो अमावस्या के निकट हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति परेशान होता है मानसिक रूप से। इनकी अवस्था जन्म कुंडली में जो बैठी है वो चूंकि वृषभ राशि है, सम संख्या की राशि है, 18 डिग्री पे वो वृद्ध हुई हो जाएंगे। लेकिन मैं उससे बढ़कर के आपको अगर बता दूं तो करियर के लिए ये ग्रह आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बड़े ही शांतिप्रद तरीके से धन कमाने और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करेगा। चंद्रमा की दशा अंतर में भी बात करता हूं। दशा के हिसाब से भी ये ग्रह आपकी कुंडली में निश्चित रूप से आपको शांत और सुहृद नेचर का बनाएगा और उस समय आपको आपके भाग्य का सुख मिलता रहेगा और निश्चित रूप से आपको उसकी भी दशा आपके लिए लाभदायक ही साबित होगी।
मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो ग्रह आपकी कुंडली में 100% परिणाम करेगा। नीच भंग हुआ है, डिग्री के आधार पे वो 16 डिग्री के हैं, अवस्थागत उनकी स्थिति उच्च की होगी, युवा अवस्था की होगी। इससे बढ़िया ग्रह की अवस्था कुछ भी होती नहीं है। लग्न कुंडली के बाद नवांश कुंडली में उन्होंने अपना नीच भंग वैसे भी कर लिया है, लग्न में बैठ रहे हैं, पर मंगल राहु जैसे और क्रूर ग्रह की राशि के लग्न में बनने के कारण दाम्पत्य में कभी कभी सामान्यतः मतभेद और भेद बनेंगे। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ बुध बैठे हैं, यहाँ शुक्र और गुरु का शुभ कर्तरी योग बिगड़ते बिगड़ते और बचते बचते बहुत अच्छा बना देते हैं। आरंभ में थोड़ी बहुत मंगल राहु का प्रभाव अगर रहे तो उससे अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बता दूं तो ये 100% का परिणाम करने वाला ग्रह मंगल दशमांश कुंडली के लिए भी निश्चित रूप से आपके यश की वृद्धि करने के साथ साथ होरा कुंडली के आधार पे इसकी दशा भी आपसे मेहनत करवा करके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम तो दे ही देगी। ये बात मैं 100% सच्चाई के साथ कह रहा हूं। बुध की स्थिति जो आपकी कुंडली में बनी है उसके आधार पर दशम स्थान के हैं, व्यापारिक सोच दे रहे हैं, 18 डिग्री की अवस्था में हैं और मैं समझता हूं कि वो कम से कम आपको 50% का परिणाम देते हुए नवांश कुंडली में भी वो अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में और दशमांश कुंडली में शत्रु ग्रही होकर के शत्रु क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन उस भाव का अधिपति केंद्र में है। कम से कम आपको बिजनेस के वो समझने वाला, कॉपी करने वाला और समझदारी से कोई भी निर्णय लेने में सहयोगी बनाने के साथ साथ आपकी कुंडली में उसकी दशा भी मेहनत करवा करके सफलता देने वाली होगी। पर इस कुंडली के लिए वो चूंकि लाभेश और धनेश होते हैं, दशम में बैठे हैं, ये कई बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। अगर जो सरकारी नौकरी ना मिले क्योंकि चंद्रमा पापक हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं और नहीं तो फिर अपना व्यवसाय तीसरे नंबर पर रखिएगा। चाहे जो करनी हो एक बार ज्योतिषी सलाह लिए बिना ना करिएगा। बुध के बाद आपकी कुंडली में गुरु हैं, युवा अवस्था उनकी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि वो बैठे हैं जन्म कुंडली में 16 डिग्री के। मैंने शुरू में ही कहा था नक्षत्र उनका आश्लेषा का है। इस वजह से कई बार व्यक्ति दूसरों की बुराइयां करता है, पीठ पीछे बुराइयां करता है और आग लगाने वाला होता है। शांत करने की कोशिश करिए, दो लोगों के बीच में झगड़ा मत लगाइए। और दशमांशा कुंडली के आधार पे वो आपकी कुंडली में थोड़े बहुत मानसिक वेदना को देने वाले ग्रह बन रहे हैं और दशाओं में मेहनत के बाद परिणाम, लेकिन पूर्णतया ये ग्रह आपके पक्ष में काम करेगा क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में बैठना और यहाँ पे स्वग्रही होना, यहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ कम से कम वो शुभ कर्तरी में अवश्य होंगे शुक्र और गुरु के कारण, तो परिणाम कुछ न कुछ उनके भी अवश्य आपके फायदे के लिए मिल सकते हैं। ये भी बात है। आगे बढ़ के बता दूंगा, शुक्र आपकी कुंडली में अवस्थागत बहुत अच्छे हैं। युवा अवस्था के तो नहीं होंगे क्योंकि अवस्था में डिग्री उनकी वृद्धि की हो जाएगी, लेकिन दशमांशा कुंडली के लिए शुक्र आपकी कुंडली में थोड़े से ओवरलैप कर रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो थोड़े आपको भोगी प्रवृत्ति का बना रहे हैं। भाग्य का सुख फिर भी मिलता रहेगा, आपको अनुभवी बना रहे हैं। उम्र से ज्यादा ज्ञान आपको कई बार किसी विशेष क्षेत्र का हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, परंतु इसके अतिरिक्त इस दशा की सबसे अच्छी बात होगी कि इसमें आपके भाग्य का सुख मिलेगा, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके पास रहेगा और आप पूर्वजों को पहचानने की शक्ति अपने अंदर विकसित भी करेंगे। ये आपकी कुंडली है। शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए मेहनत करवाने वाली दशा होगी, पर मेहनत कम करेंगे फिर भी कम से कम ये आपको सुख दे देगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु में शनि की दशा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी साबित हालांकि नहीं होती है, पर कम से कम यहाँ पे मंगल और शनि का प्रभाव है। स्वास्थ्य में, आलस्य में और कई बार दूसरों को समझने में, किसी के प्रति कोई भी इमेज बनाने में जल्दबाजी मत करिएगा, आलस्य मत करिएगा, प्रमाद ना करिएगा। अपने आप को व्यवहारिक बनाइए और भी ज्यादा अपने आप को कभी भी मेहनत करने से, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे जा रहा है तो ये आपके पराक्रम का निश्चित रूप से परिणाम देंगे। ये पक्की बात है क्योंकि पराक्रम के अधिपति, पराक्रम के कारक के सांग 12 में बैठे हैं। अपने जन्म स्थान से दूर जाइए पूर्व दिशा की तरफ और जन्म कुंडली में धन कमाने के लिए आप दक्षिण और पूर्व की तरफ भी यात्रा कर सकते हैं। इस कुंडली के लिए राहु की दशा सामान्यतः अच्छी होगी क्योंकि शुभ ग्रह में है और कई बार आप पढ़ाई कुछ और करेंगे, नौकरी कहीं और होगा, ज्ञान कहीं और का है और अनुभव कहीं और का होगा। ये क्षेत्र भी अगर कभी मिले तो उसको भी हाथ लगाने से चूकिएगा मत। इस कुंडली में 38वें, 40वें, 42वें, 56वें वर्ष बहुत ही ज्यादा यादगार और मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में कोई ऐसी गंभीर बीमारी का खतरा तो नहीं है, पर फिर भी शनि मंगल का प्रभाव इस भाव पे है, 6वें भाव पे, तो गैस्ट्रिक पेशेंट न बने, पेट से संबंधित कोई समस्या न हो, निद्रा भरपूर लीजिए, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र के आधार पर इस कुंडली में मृगशीरा, रोहिणी, कृतिका, श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु और हस्त के साथ साथ रेवती और भरणी अच्छे नक्षत्र हो सकते हैं। भरणी सबसे अंतिम में।
दिन इस कुंडली के लिए रविवार और गुरुवार का बहुत अच्छा होगा। अंक इस कुंडली के लिए 8 बहुत अच्छा रहे, या 3 भी कह सकते हैं। राशियां जिनसे आप मित्रता करें वो मेष और धनु है। शत्रुता न करें धनु के बाद मकर, कुंभ और मीन वालों से। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में धन योग कितने बने? लग्न के अधिपति का दशम में जाना बहुत अच्छा। धन के अधिपति का दशम में जाना सामान्यतया कमाओ और खाओ वाली स्थिति है। तृतीय भाव के अधिपति का 12 में जाना खूब मेहनत करने पे मजबूर। चतुर्थ भाव के अधिपति का 12 में जाना माता के साथ संबंध कमजोर और माता का स्वास्थ्य कमजोर। पंचम भाव के अधिपति का 12 में जाना कई बार आपके ऊपर खुद भी मेहनत करने का योग और कई बार अंक कम मिले। छठवां भाव बहुत बलवान है, स्वास्थ्य में और आलस्य का ध्यान रखने की आवश्यकता। नमक की कमजोरी शरीर में न हो और वात जनित बीमारी न हो। जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति 6वें में है, आर्थिक परेशानी नहीं होगी। 7वें भाव के बाद 8वें भाव की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी है। इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है। ज्ञान बहुत अच्छा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा, और मैं समझता हूं कि व्यक्ति का चिरंतन सुख निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। यहां शनि बैठे हैं, इस वजह से परलोक जाने के बारे में विचार करिए। इन लौकिक सुखों के साथ साथ पारलौकिक सुखों पर ध्यान जिसका जाता है वही श्रेष्ठ होता है। नवम भाव ठीक नहीं है, उसका नीच भंग नहीं होता तो और भी खराब हो जाता। इस वजह से बजरंगबली की पूजा इस कुंडली के लिए निश्चित रूप से आवश्यक होगी। दशम स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा, बहुत ज्यादा राजनीति के चक्कर में न पड़िएगा, नुकसान हो जाएगा। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दशम में यह लाभ योग बना है। दशम भाव के बाद 11वां और उसके बाद 12वां जन्म कुंडली में परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। गुरु उच्च के हैं, मंगल नीच के हैं। ये व्यवस्था कई बार आपके व्यय को असंतुलित करने के लिए दम लगाएगी, पर निश्चित रूप से सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं। बुद्ध के साथ आपकी बुद्धिमत्ता बरकरार रहेगी, जिसके कारण आपको सुख भी मिलेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बंद, मांसाहार बिल्कुल त्याग दें। ये सूर्य की कुंडली है। याद रखिएगा, एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। भगवान सूर्य जो होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही स्वरूप हैं। अगर भगवान को देखना है तो जा करके उनका दर्शन सुबह सुबह कर लिया करिए, जिनके तेज से हमें तेज की प्राप्ति होती है। ईश्वर को जब मन करता है कि मैं कुछ करूं तो वो अपने आप को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। कई बार जब उन्हें मन करता है कि और भी बड़ा हो जाऊं तो अपने आप को 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। कई बार उनका मन करता है कि कुछ और बन जाऊं तो कई बार वो बौद्ध बन जाते हैं। कई बार जब उनका मन करता है कि कुछ और बन जाऊं तो वो कुछ और बन जाते हैं। जैसे वृक्ष, जैसे स्वयं वही आते हैं, खुद को ही मारते हैं, खुद को ही जन्म देते हैं और खुद को ही स्थापित करके चले जाते हैं, और ऐसे जाते हैं कि उनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।